नमस्कार। ब्रह्मदक्षाश्विदेवेश भरद्वाज पुनर्वसु उताश वैशजनक प्रभृतिभ्यो नमो नमः। सहस्राक्षं गणाधीशं स्वं गुरुं च सरस्वतीं जनकं जनयित्रीं च शास्त्रादौ प्रणमाम्यहम्। आप सभी का एक बार फिर से इस सिद्धि तत्वावबोध उपक्रम में हृदय से स्वागत है। आज हम चरक संहिता का सिद्धि स्थान का अध्याय 5वां उसका अध्ययन करने वाले हैं। शुरू करते हैं। पंचमो अध्याय अथ तो नेत्र बस्ती व्यापत सिद्धिं व्याख्यास्यामः इति स्मः भगवान आत्रेयः। अब हम नेत्र बस्ती के संबंधित जो व्यापद है उसके सिद्धि के उसकी व्यापद और उसकी चिकित्सा इसके प्रति जो अध्याय वर्णन किया है उसका हम अध्ययन करेंगे जैसा भगवान आत्रेय जी ने कहा था। यहाँ पे टीकाकार ऐसा कहते हैं कि स्नेह व्यापत सिद्धि अभिधान प्रसंगात स्नेह दान साधन नलिकादि व्यापत प्रतिकारार्था नेत्र बस्ती व्यापत सिद्धि इति उच्यते। इसका अर्थ है कि स्नेह इसके जो पिछला अध्याय था, कल अध्याय जो हमने पढ़ा वो स्नेह व्यापत सिद्धि था, तो उसके वर्णन करने के बाद प्रसंग से, ये तंत्र युक्ति है, प्रसंग तंत्र युक्ति, तो उस प्रसंग से स्नेह दान करने का जो साधन है, स्नेह बस्ती देने का जो साधन है, नलिका बस्ती पुटक आदि, जो उसके व्यापद जो उत्पन्न हो सकते हैं उनके व्यापदों का ज्ञान और उसके चिकित्सा के लिए इस अध्याय का वर्णन हम करने जा रहे हैं। तो सूत्र पहला पढ़ते हैं। अथ नेत्राणि बस्तिश्च शृणु वर्जानि कर्मसु नेत्रस्य अज्ञ प्रणीतस्य व्यापदः स चिकित्सिताः। तो अथ मतलब इसके बाद स्नेह व्यापद सिद्धि के बाद अब स्नेह और बस्ती बाकी निरूह दोनों बस्ती देने का जो मार्ग साधन है, उन साधनों के तो साधन कौन से है? नेत्राणी, कई प्रकार के नेत्र है। आपने पहले अध्याय में पढ़ा नेत्र कितने कितने प्रकार के हो सकते हैं, किस किस धातु के हो सकते हैं, इसलिए बहुवचन किया है नेत्राणी। बस्तींश्च, विविध प्रकार के बस्ती पुटक भी उपयोग में लाए जाते हैं। तो बस्ती, विविध प्रकार के बस्ती, इनके वर्जानी कर्मसु की किन का वर्ज करना है कर्म में, इनका जो व्यापक कौन से हो सकते हैं, तो कौन से वर्ज करने हैं। और नेत्रस्य अन्य प्रणीतस्य, तो नेत्र का जो कोई अन्य वैद्य होगा जिसको नेत्र प्रचारण कैसे करना है, बस्ती देने कैसी है वो पता ही नहीं है, उसने अगर नेत्र दान करना है, नेत्र मतलब जो नलिका है, जो बस्ती की नेत्र है, उसको जो गुदा प्रवेश करना है, वो अगर उसने ठीक से नहीं किया तो जो जो व्यापद उत्पन्न हो सकते हैं उन व्यापदों की चिकित्सा के साथ हम इस अध्याय में वर्णन करने जा रहे हैं। ये इसका अधिकरण है। सो द अधिकरण ऑफ दिस अध्याय इज description of various netras and basti puttakas which are prohibited in the basti karma. Also, if a ill learned person, if he perform basti karma and he doesn't prepare it very well and he perform the basti wrong way, so the vyapada and its treatment, they are described in this chapter. टीकाकार ऐसा कहते हैं कि नेत्रगता तथा बस्ती पुटकगता च व्यापद तथा नेत्र असम्यक प्रणधानजन्या च व्यापद तासाम सिद्धि। नेत्रगत, नेत्र के दोष, और बस्ती पुटकगत, बस्ती पुटक में होने वाले दोष, उनके भी व्यापद हमने वर्णन किए हैं। उन दोषों के कारण जो व्यापद होंगे वो भी वर्णन किए हैं। और नेत्र का असम्यक प्रणधान करने से जो व्यापद उत्पन्न होंगे उसका भी वर्णन हमने किया है। तेन नेत्र बस्ती व्यापद सिद्धि दुष्ट नेत्र बस्ती पुटकयोः व्यापद सिद्धि तयो दोषत्वेन ज्ञात्वा परिवर्जनम। तो इसके लिए नेत्र बस्ती की जो व्यापद है उनकी चिकित्सा, और दुष्ट नेत्र बस्ती पुटक की जो व्यापद है उनकी चिकित्सा, और बस्ती प्रणिधान जो करेंगे उसके व्यापदों की चिकित्सा हम इस अध्याय में वर्णन करने जा रहे हैं। अब पहला, नेत्र के 8 दोष वर्णन कर रहे हैं। क्या क्या है, कौन से नेत्र वर्ज करना है, विच नेत्र शुड नॉट बी यूज इन बस्ती कर्म, इज डिस्क्राइब इन नेक्स्ट 2 श्लोका। द श्लोक इज ह्रस्वम दीर्घम तनु स्थूलम जीर्णम शिथिल बंधनम पार्श्वच्छिद्रम तथा वक्रम अष्टौ नेत्राणि वर्जयेत्। यहाँ पे संख्या का जो
उल्लेख किया है, इसका अर्थ है कि ये 8 ही दोष होते हैं। जहां संख्या वर्णन की जाती है वहां पे उसका बाकी दोषों का भी अंतर्भाव उसी में वर्णन किया होता है। तो 8 दोष है नेत्र के, और इन दोषों से युक्त नेत्र ये बस्ती कर्म में वर्ज है। कौन से? ह्रस्व मतलब बहुत छोटा नेत्र होना, दीर्घ बहुत नेत्र होना, तनु तनु मतलब कृश मतलब उसका जो प्रमाण बताया है उस प्रमाण से वो छोटा होना, स्थूल प्रमाण से बड़ा होना, जीर्ण मतलब जिसके जो भाग है वो जीर्ण हो चुके हैं, टूट चुके हैं या खराब हो चुके हैं। शिथिल बंधनम, और नेत्र के जो बंधन है वो शिथिल हो चुके हैं। अब देखिए ये जो नेत्र के दोष है, नेत्र कौन सा है? जो प्राचीन काल में उपयोग में लाया जाता था वो नेत्र। आज तो हम कैथेटर ही उपयोग में लाते हैं, तो ये दोष सब निकल चुके हैं। ठीक है, अब ये दोष हमें देखने के लिए नहीं मिलते हैं। लेकिन प्राचीन काल में जो बस्ती नेत्र का उपयोग होता था उसके ये दोष है। तो उसके जो बंधन करने के लिए, जो नेत्र का वर्णन आपने प्रथम अध्याय में पढ़ा होगा, तो नेत्र बंधन करने के लिए 2 जगह पे जगह होती है बस्ती नेत्र पर। वो बंधन अगर शिथिल है और पार्श्व छिद्र, पीछे जो कर्णिका होती है उस कर्णिका के पीछे अगर छिद्र हो चुका है, वहां पे अगर कोई परफोर्शन हो चुका है तो ये दोष है। और वक्र मतलब टेढ़ा हो चुका है, राउंडेड हो चुका है, ऐसा अगर है तो उसको ये 8 प्रकार के बस्ती नेत्र के दोष हैं। अब इसके व्यापद क्या क्या होंगे वो अगले सूत्र में। द व्यापदास डिराइव और ऑब्टेन बिकॉज ऑफ दिस 8 नेत्र दोषास आर एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट श्लोका। वो श्लोक है अप्राप्त अति गति क्षोभ कर्षण क्षणन स्रवः गुद पीड़ा गतिर्जिह्वा तेषाम दोषा यथाक्रमम। तो यथाक्रम दोषों के व्यापक बता रहे हैं। अब कैसे? जो ह्रस्व दोष होगा तो उससे अप्राप्त मतलब अंदर जाएगा नहीं, स्नेह या द्रव्य जो बस्ती द्रव्य वो गुद के अंदर पक्वाशय तक नहीं जाएगा। दीर्घम अति गति, दीर्घ नेत्र का उपयोग किया तो पक्वाशय से भी ऊपर तक वो बस्ती द्रव्य चला जाएगा। तनु से क्षोभ, अगर तनु नेत्र होगा, प्रमाण कम होगा तो क्षोभ, क्षोभ का टीका लिखी है गुद प्रविष्टस्य इतस्तता गमनम, वो गुद में यहां वहां जाएगा और वहां पे व्रणोत्पत्ति कर देगा। स्थूल का दोष है कर्षण, ज्यादा बड़ा मात्रा में बड़ा ये किया तो गुद की वलिया जो है उनका कर्षण होगा, वहां पे घर्षण होगा और उससे व्रणोत्पत्ति होगी। शिथिल बंधन से क्षणन सॉरी जीर्ण होगा तो क्षणन, क्षण मतलब वहां व्रणोत्पत्ति होगी। जीर्ण मतलब टूट फूटा है तो वो गुद के अंदर प्रविष्ट किया जाए तो गुद भागी व्रणोत्पत्ति हो सकती है। शिथिल बंधनम का है स्रवः, बंधन अगर शिथिल है तो जो बस्ती में पुटक से द्रव्य अंदर जाएगा नेत्र से गुद में, वो गुद में न जाकर बाहर वो उसका स्राव हो जाएगा। पार्श्व छिद्र में क्या है? गुद पीड़ा। अब पार्श्व छिद्र में क्या है? परफोर्शन है। तो परफोर्शन से जो द्रव्य है जो गुदा के अंदर जाना चाहिए वो न जाते हुए गुदा के बाहर के रीजन में जाएगा और वहां पे गुदा को पीड़ा निर्माण करेगा। और वक्र, वक्र का दोष है गतिर्जिह्वा, टेढ़ी मेढ़ी गति उस द्रव्य की होगी और वो पक्वाशय तक नहीं पहुंच पाएगा। ये बस्ती नेत्र के 8 व्यापद दोष और उसके व्यापदों का वर्णन यहाँ पे किया है। अब आगे श्लोक नंबर 6 में विषम मांसल छिन्न स्थूल जालिक वातलाः स्निग्धः क्लिन्नः च तान अष्टौ बस्तीन कर्मसु वर्जयेत्। अब बस्ती पुटक के दोष बता रहे हैं और वो भी 8 संख्या में है। देर आर 8 दोषास ऑफ बस्ती पुटका विच इज डिस्क्राइब इन दिस श्लोक नंबर 6। क्या क्या है? विषम, मांसल, छिन्न, स्थूल, जालिक, वातल, स्निग्ध, क्लिन्न, ये 8 दोष है। विषम इसका अर्थ है जो विषम संस्थान है, टेढ़ा मेढ़ा है बस्ती पुटक, जो पुट है। अब ये भी उपयोग में नहीं लाते, हम डायरेक्ट सिरिंज से करते हैं या फिर निरोह का पॉट होता है, तो ये भी दोष अभी हमें देखने के लिए नहीं मिलते। लेकिन प्राचीन काल में बस्ती पुटक में द्रव्य भर के फिर वो दबा के नेत्र से गुदा के अंदर प्रविष्ट करना पड़ता था, इसमें दोष उत्पन्न हो सकते। तो विषम मतलब टेढ़ा मेढ़ा होगा, मांसल मतलब ज्यादा मांसा युक्त है, जिस प्राणी का वो बस्ती पुटक लिया है वो ज्यादा मांसा युक्त है। छिन्न मतलब फूट चुका है, यहां से कहीं पर भेद मतलब वहां पे परफोरेशंस है। स्थूल मतलब बहुत बड़ा है,
अति प्रमाण में है। जाली का मतलब सूक्ष्म अनेक छिद्र, अनेक छिद्र उसके ऊपर हुए, पुराना हो चुका है। वातलह मतलब वातदुष्ट, मतलब उस जिस प्राणी से बस्ती पुटक लिया है उसके शरीर में वात प्रकोप था, तो उसका बस्ती वायु से दुष्ट है, मतलब वृक्षादि गुण से युक्त है, ऐसा बस्ती पुटक ले लिया। स्निग्ध मतलब अति स्निग्ध, ऐसा टीका है, मतलब चिक्कण है बहुत, वेरी क्या कहते हैं, हाथ में धरने के लिए पॉसिबल नहीं है, वेरी स्लीपरी है। और क्लीन नहा मतलब उसमें से स्राव निकल रहे हैं, शीर्ण अवयव, उसके अवयव शीर्ण हो चुके हैं। अब इसके क्या क्या ऐसा ऐसा जो बस्ती है वो बस्ती कर्म में उपयोग में नहीं लाना है। अब उसके दोष क्या है, उसके व्यापद क्या है? द व्यापदास बिकॉज ऑफ ऑब्टेन बिकॉज ऑफ दिस बस्ती दोषास आर डिस्क्राइब इन द नेक्स्ट सूत्र। तो वो क्या क्या है, सही सूत्र पढ़ता हूं मैं। गति वैषम्य विस्तृत्व स्राव दौर्ग्राह्य निस्रवाह पेनिल च्युति अधार्यत्वम बस्ते स्यूर बस्त दोषतः। तो क्रमशः एक एक से दोष जो है वो उत्पन्न हो रहे हैं। पहला है विषम, ये दोष है, तो उससे होगा गति वैषम्य। विषम होगा तो उसकी गति विकृत रहेगी, पूरा का पूरा द्रव्य अंदर नहीं जाएगा। माउसल होगा तो विसृत्व, मतलब वहां से आमगंधत्व उसको आएगा। छिन्न होगा तो स्राव, मतलब वहां से छिन्न से जो अंदर का स्राव द्रव्य है वो बाहर निकल जाएगा। स्थूल होगा तो दौड़ग्राह्य, पकड़ने के लिए कठिन है, बहुत बड़ा बस्ती पुटक होगा, हाथी का वगैरह बस्ती पुटक लिया तो पकड़ने के लिए बहुत कठिन होगा और वो दबाने के लिए भी कठिन होगा। अब आई एम एज्यूम दैट you are very well known about the ancient ways of बस्ती प्रदान। I'm not मतलब मैं आपको ये पता है, मैंने गृहित धरा है कि आपको पता है कि प्राचीन काल में बस्ती कैसी दी जाती थी, वो पहले अध्याय में वर्णन किया गया है। फिर है जाली का, अगर सूक्ष्म छिद्र है तो स्राव निस्रवहा, तब स्राव बाहर निकल जाएगा। वातलहा तो उससे फेन फेन उत्पत्ति हो जाएगी। स्निग्ध होगा तो च्युति मतलब हाथ से फिसल जाएगा। और क्लीन होगा तो अधार्यत्वम मतलब वो धारण करने अयोग्य होगा, द्रव्य अंदर नहीं रहेगा। ये सब दोष बस्ती के विकृति से उत्पन्न होंगे व्यापक। अब अगला जो है श्लोक, उसमें प्रणेत्रु के दोष है। द पर्सन हु इज गिविंग बस्ती, द एरर्स ऑब्टेन मतलब ह्यूमन एरर्स ऑफ बस्ती प्रदाता इज डिस्क्राइब इन श्लोक नंबर 8। तो क्या है, सवात अति द्रुत उत्क्षिप्त तिर्यक उल्लुप्त कंपिताः अति बाह्यग मंद अतिवेग दोषा प्रणेत्रुतः। सो देज आर द ह्यूमन एरर्स व्हाइल गिविंग द बस्ती। वो क्या क्या है, सवात, सवात का अर्थ है कि जब बस्ती में द्रव्य हम भरेंगे तो उसमें से पहले वायु निकाल देना चाहिए। वो बिना निकाले बस्ती द्रव्य भर गया तो वो वायु भी द्रव्य के साथ गुदा में प्रवेश करेगा और वहां विकृति करेगा। दूसरा, सवात का अर्थ पूरा का पूरा बस्ती द्रव्य दे दिया अंदर, कुछ भी शेष नहीं रहा, नेत्र में भी नहीं है, तो फिर भी वायु अंदर जाएगा और वहां विकृति निर्माण करेगा। तो सवात अति द्रुत मतलब बहुत जोर से बस्ती प्रदान किया गया। उत्क्षिप्त का अर्थ है ऊर्ध्व क्षिप्त मतलब ऊर्ध्वगामी नेत्र करके दिया गया तो गुद प्रदेशी पीड़ा निर्माण हो जाएगी। तिर्यक तिरछा करके दिया तो उसकी वेदना गुद प्रदेशी विविध प्रकार की वेदना, वो आगे वर्णन किया है, वो हम पढ़ेंगे। उल्लुप्त मतलब बार बार प्रविष्ट करना नेत्र, एक बार प्रविष्ट किया और बस्ती दे दी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, पर नेत्र प्रविष्ट किया फिर निकाला फिर अंदर प्रवेश किया फिर निकाला, बार बार मतलब ही इज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट हिज फंक्शन। जो पर्सन जो कर रहा है, जो व्यक्ति कर रहा है, तो वो बार बार गुदा में प्रवेश कर रहा है, उसको उल्लुप्त कहते हैं। कंपित, अगर उसका हाथ कंप हो रहा है तो उससे बस्ती पुटक और बस्ती नेत्र भी कंपित होकर गुद प्रदेशी व्रण निर्माण कर सकते हैं। अति मतलब ज्यादा मात्रा में दे दिया, अति प्रणयन किया मतलब जहां तक अंदर प्रविष्ट करना है वो कर्णिका वहां पे होती है, तो कर्णिका के साथ भी वो ज्यादा मात्रा में नेत्र अंदर प्रवेश कर दिया। बाह्यगाह जितना अंदर प्रवेश करना है उससे थोड़ा सा कम ही प्रवेश किया है तो बाहर ही रह गया है सब। और तीसरा है, लास्ट है मंद और अतिवेग मतलब अत्यंत मंद गति से धीरे धीरे बस्ती प्रदान किया तो वो भी गलत है। और अति वेग मतलब जोर से प्रविष्ट कर दिया, ज्यादा वेग में द्रव अंदर प्रविष्ट कर दिया, तो उससे ये ह्यूमन एरर बस्ती प्रदान करने में होती है। अब एक एक के व्यापदों के दोष मतलब इन दोषों से व्यापद क्या होंगे और उनकी चिकित्सा भी बता रहे हैं। तो अब नाउ दे आर डिस्क्राइबिंग
the human errors, the Vyapada caused because of human errors and treatment of that Vyapada. They are describing from shlok number 9 to 18 last. So श्लोक नंबर 9, अनुच्छ्वासस्य च बस्ते वा दत्ते निःशेष एव वा प्रविश्य कुपितो वायुः शूलतोदकरो भवेत् तत्र अभ्यंगो गुदे स्वेदो वातग्नानि अशनानि च। तो सवात जो दोष है प्रणेत्रु का, उसका वर्णन कर रहे हैं कि अनुच्छ्वासश्च च बद्धे वा दत्ते निःशेष एव वा, जो बस्ती में पुट में द्रव्य हम भरेंगे तो उसका उच्छ्वास नहीं किया है, मतलब उसके अंदर का पहला वायु बाहर निकल के रखना चाहिए, फिर द्रव भाग अंदर डालना चाहिए, वो नहीं किया और डायरेक्ट बस्ती दे दी तो उससे यह सवात दोष उत्पन्न होता है। इससे क्या होगा कि जो वायु कुपित है या फिर निःशेष दे दिया, जो द्रव थोड़ा शेष रहना चाहिए बस्ती नेत्र, कल हमने पढ़ा कि कुछ स्नेह ये बस्ती नेत्र में और बस्ती पुटक में शेष रहना चाहिए, तो वो न होते हुए पूरा का पूरा बस्ती दे दिया, तो उससे वायु गुदभागी प्रवेश कर वहां पे शूल और तोद उत्पन्न करता है। इसकी चिकित्सा क्या है? तो अभ्यंग गुदे स्वेदो, दो गुदे अभ्यंग, गुद प्रदेशी अभ्यंग, गुद प्रदेशी स्वेद और वातग्न ऐसा आहार विहार करना, ये उसकी चिकित्सा है। आगे, द्रुतम प्रणीते निकृष्टे सहसा उत्क्षिप्त एव वा स्यात् कटि गुद जंघार्ति बस्ती स्तंभ उरुवेदना भोजनम तत्र वातग्नम स्नेहा स्वेदा सबस्तया। अब जो द्रुत प्रणीत मतलब जल्दी से दे दिया, वेरी फास्ट अंदर प्रविष्ट कर दिया, या सहसा उत्क्षिप्त मतलब ऊपर नेत्र प्रवेश करके ऊपर कर दिया, तो क्या होगा? कटि प्रदेशी, गुद प्रदेशी, जंघा प्रदेशी, अर्थी प्रदेशी, यहाँ पे अर्थी मतलब वेदना उत्पन्न होगी और बस्ती स्तंभ हो जाएगा, और उरु वेदना मतलब बस्ती का स्तंभ, इसका मतलब मूत्राशय का स्तंभ, उस रुग्ण के मूत्राशय का स्तंभ हो जाएगा और उसके उरु प्रदेशी वेदना उत्पन्न हो जाएगी। वो चिकित्सा क्या है उसकी? तो वहां पे वातग्न भोजन करना है, वातशामक द्रव्यों से भोजन करना है और स्थानिक स्नेहन स्वेदन और बस्ती उपक्रम, फिर से बस्ती उपक्रम करना है जो वातशामक है। अब आगे, तिर्यक वल्यावृत द्वारे बद्धे वापी न गच्छति नेत्रे तद्रुजु निष्कृष्य संशोध्य च प्रवेशयेत्। अब यहाँ पे तिर्यक प्रवेश करने से क्या होगा? जो बस्ती का नेत्र का अंतिम भाग है, जो द्रव अंदर जाने वाला है, वो गुदवली में अटक जाएगा और नेत्र में द्रव अंदर प्रविष्ट नहीं होगा। या बद्धे वापी न गच्छति, अगर नेत्र पूरा बंधा हुआ है, नेत्र का अग्रभाग खुला होना चाहिए, अगर वो बंधा हुआ है, वहां पे कुछ अटका हुआ है, तो भी नेत्र अंदर द्रव्य भाग अंदर नहीं जाएगा। तो उसमें क्या चिकित्सा करनी है? नेत्रे तद्रुजु निष्कृष्य, तो नेत्र सीधा करके वापिस बाहर निकालिए, संशोध्य उसको साफ करिए और प्रवेशये फिर से अंदर प्रविष्ट कर दीजिए, ये उसकी चिकित्सा है। अब आगे सूत्र श्लोक नंबर 13, पीड्यमाने अंतरा मुक्ते गुदे प्रतिहतो अनिलाहा उरशिरो अर्तिम उर्वोश्च सदनम जनयेत बलि। अगर क्या क्या होता है कि पीड्यमाने अंतरा अंतरा मतलब बार बार अंदर प्रविष्ट कर दिया, जो उल्लुप्त नाम का दोष है, बार बार नेत्र अंदर प्रविष्ट कर दिया, तो जो प्रतिहत जो वायु है गुद प्रदेशी क्या होता है? मुक्ते गुदे, मुक्ते गुदे मतलब वहां पे विच्छेद उत्पन्न होता है और वायु प्रतिहत होकर वायु पीड़ा उत्पन्न कर देता है और गुद प्रदेशी व्रण उत्पत्ति होती है। उर प्रदेशी शिरो प्रदेशी ऊर्जा होगी और उरु सदन उत्पन्न होगा, ये बलवान वायु करेगा। और इसमें चिकित्सा क्या है? बस्ती तत्र बिल्वादि फल श्यामादि मूत्रवान, तो बिल्वादि गण या श्यामादि गण में गोमूत्र के साथ करके फिर से बस्ती देनी पड़ेगी, ये उसकी चिकित्सा है। अब आगे श्लोक नंबर 14, स्याद्दाहो दवथु शोफहा कंपन अभिहते गुदे कषाय मधुरा शीता तेकहा तत्र स बस्तयः। अब जो कंप के साथ प्रविष्ट कर दिया अंदर, तो क्या होगा? गुदे अभिहते, गुद प्रदेशी अभिहनन मतलब व्रण उत्पन्न होगा, वहां पे क्षत निर्माण हो जाएगा और दाह उत्पन्न होगा, घिसने के कारण दाह उत्पन्न हो जाएगा। दवतु मतलब जैसे कोई आग का गोला वहां पे रखा है, ऐसे कोई कोयला रखा है, ऐसे वेदना वहां पे होती है। और शोफ वहां पे सूजन आ जाएगी गुद प्रदेशी। अब उसकी चिकित्सा क्या है? कषाय मधुरा शीता तेका तत्र स बस्तयः, तो कषाय और मधुर रस के शीत गुण के परिषेक गुद प्रदेशी करने हैं और बस्ती देनी है, उन्हीं गुणों से
फिर से बस्ती देनी है और शोथनाशक चिकित्सा भी करनी पड़ेगी। अब आगे अगला दोष, अतिमात्र प्रणीतेन नेत्रेण क्षणनाथ बले त्यात सारथी दाह निस्तोद बुध वर्च प्रवर्तनम। तो अतिमात्र प्रणीत किया, ज्यादा मात्रा में जोर से द्रव भाग अंदर प्रविष्ट कर दिया, तो नेत्रेण क्षणनाथ बले है, तो गुदवलियों में उस नेत्र के कारण व्रणोत्पत्ति हो जाएगी और उसके साथ वेदना उत्पन्न होगी, दाह निस्तोध गुद प्रदेशी स्तोरोत वेदना होगी, दाह होगा और वर्च प्रवर्तनम, सदाह वर्च प्रवर्तनम। ऐसा लक्षण पान करेंगे या क्षीर की बस्ती देंगे या स्नेह प्रदान करना पड़ता था, पुनः बस्ती देनी पड़ती थी। अब अंतिम, अति प्रपीड़िता कोष्ठे तिष्ठति आयाति वा गलम तत्र बस्तिर्विरेकश्च गल पीड़ादि कर्मच। अगर ज्यादा जोर से नेत्र तो ठीक से प्रविष्ट किया पर जो द्रव है वो जोर से प्रवेश करता, मतलब बस्ती पुटक जोर से दबा दिया गया, तो उससे जो द्रव है वो गल प्रदेशी मतलब ऊर्ध्व पक्वाशय को छोड़ के ऊपर तक आ जाता है। वहां पे बस्ती विरेचन और गल पीड़ादि कर्म, मतलब वो ऊपर ना आए इसके लिए गल पीड़ादि कर्म करना, ये कर्म करने पड़ते हैं। तत्र श्लोकः नेत्र बस्ती प्रणेतॄणाम दोषान एतान सभेषजान वेत्ति यह तेन मतिमान बस्ती कर्माणि कारये। तो नेत्र दोष, बस्ती दोष, प्रणेत्रु दोष, इसका चिकित्सा के साथ वर्णन हमने इस अध्याय में किया। जो मतिमान वैद्य इसको जानता है वो बस्ती कर्म करने में सक्षम होता है। इति अग्निवेश कृत तंत्रे चरक प्रति संस्कृते अप्राप्ते दृढ़बल संपूरिते सिद्धि स्थाने नेत्र बस्ती व्यापक सिद्धि ही नाम पंचमो अध्याय। तो अग्निवेश ने निर्माण किया लिखित तंत्र जिसको चरक ने संस्कारित किया, उसमें से जो प्राप्त नहीं था, खंडित हो चुका था, ऐसे सिद्धि स्थान का दृढ़बल ने संपूर्ण किया, उसमें से नेत्र बस्ती व्यापक सिद्धि नाम का ये 5वां अध्याय यहाँ पे खत्म हुआ। तो ये बहुत छोटा अध्याय है, इसे जल्दी खत्म हो गया। अब मैं मेरा थोड़े अनुभव आपको बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि बस्ती देते समय जो मेरा असिस्टेंट है उसने एक पेशेंट को, उसको जल्दबाजी थी, मतलब जो असिस्टेंट है उसको मेरे यहाँ पे बस्ती करके फिर दूसरे जगह पे बस्ती देने के लिए जाना था, तो उसने बस्ती देते समय जोर से नेत्र प्रविष्ट कर दिया और जो मेरा रुग्ण था उसको गुद प्रदेशी व्रण उत्पत्ति हो गई। तो वो तो मेरे ऊपर झगड़ा करने लगा कि आपके यहाँ पे ऐसा हुआ वैसा हुआ। फिर मुझे उसका जो रोग था उसकी चिकित्सा बाजू रखकर पहले उसको गुद प्रदेश की वेदना और जो व्रण है उसकी चिकित्सा करनी पड़ी और फिर वो बहुत मतलब बहुत सुनना पड़ा था उस समय। तो ऐसे प्रणेत्र से दोष उत्पन्न होते, ऐसी एक ही घटना मेरे साथ अभी तक हुई है। और जो बस्ती का अभी देखिए, बस्ती नेत्र और बस्ती पुटक, इसके दोष तो अभी हमें मिलेंगे नहीं क्योंकि हम कैथेटर यूज करते हैं या सिरिंज यूज करते हैं और बस्ती निरोह के लिए पॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो दोष बस्ती नेत्र और बस्ती पुटक, इसके दोष तो हमें मिलते नहीं, लेकिन बस्ती प्रणेत्रु के जो दोष है वो आज हमें दिखाई देते हैं। कैथेटर का भी ऐसा होता है कि एक ही कैथेटर बार बार रीयूज किया तो वो भी गलत है। क्या मेरे एक पेशेंट में कैथेटर तीसरी बार उसने उपयोग में लाया था, मतलब मेरे प्रैक्टिस नहीं थी, मैं एक वैद्य के यहाँ सीखने के लिए जाता था, पंचकर्म सीखने के लिए जाता था। तो वहां पे वो क्या करते थे, एक ही कैथेटर देते थे और वो कैथेटर 7 दिन उसको उपयोग में लाने के लिए कहते थे। वो उसको प्लास्टिक में भर के घर के लेके जाने कहते थे और रोज लाने के लिए कहते थे। तो चौथे 5वें दिन क्या हुआ कि जो बस्ती का जो कैथेटर था उसका जहां से वो नेत्र बाहर आता है, द्रव बाहर आता है, ऐसा एक परफोरेशन होता है कैथेटर को, तो वहां पे ना ऐसा छिल गया था वो।
तो अंदर प्रविष्ट करने के बाद उसको गुदा प्रदेशी कर्षण हो गया और वहां पे उसको तीव्र वेदना शुरू हो गई बिकॉज ऑफ कैथेटर। तो ऐसे दो ही घटना मैंने मेरे अनुभव में देखी है। तो आपने अगर ऐसे कोई घटना देखी है तो यू कैन शेयर विथ मी और शेयर विथ अदर्स। और ये अध्याय तीन ही विषयों का यहाँ पे वर्णन किया है। उसमें से नेत्र दोष और बस्ती दोष आज देखने के लिए नहीं मिलते, लेकिन प्रणेत्रु के दोष है वो जरूर देखने के लिए मिलते हैं। एक पुट्ट बस्ती का जो मैं उदाहरण बताऊंगा कि सूत्र सिद्धि संघ के पहले अध्याय में पुट्ट बस्ती का वर्णन किया है कि जैसे आपने निरोध दिया, निरोध का प्रत्यागमन हो गया, तो अगर सम्यक लक्षण नहीं दिखाई दिए तो फिर से पुट्ट बस्ती देनी, फिर से एक बार निरोध देना है। वो प्रत्यागमन होने के बाद भी अगर भी फिर भी सम्यक निरोध के लक्षण नहीं दिखाई दिए तो तीसरी बार निरोध देना है उतनी ही मात्रा में। तो मैक्सिमम 3 ही संख्या है, 3 से ज्यादा एक बार आप पुट्ट बस्ती नहीं दे सकते। तो ये बहुत कम लोग उपयोग में लाते हैं, लेकिन ये प्रयोग मैंने मेरे खुद के ऊपर करवा लिया कि मैं हर साल बस्ती करता हूं, इस साल भी किया है। तो बस्ती देते पिछले साल 2 साल पहले ना 19 को मैंने ये प्रयोग मेरे ऊपर किया कि निरोह लिया। निरोह होने के बाद मैंने ऑब्जर्व किया, प्रत्यागमन आने के बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि मुझे सम्यक लक्षण है क्या निरोह के, तो वो नहीं थे। तो मैंने दूसरी बस्ती ली, फिर तीसरी भी बाद में ली और तीसरे बस्ती के बाद मुझे सम्यक लक्षण दिखाई दिए। ये में मतलब जो पहला निरोह होता था उसमें मिले। जब फिर से अनुवासन के बाद निरोह लिया तो 2 ही निरोह लेने पड़े, पुट्ट लेने पड़े, और अंतिम निरोह में एक ही पुट्ट में मेरा काम हो गया। तो ये ऑब्जर्वेशन खुद के ऊपर करने से हम रुग्ण के ऊपर भी करने के लिए कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। इसलिए आपके भी कुछ ऐसे अनुभव होंगे नेत्र दोष के, बस्ती दोष के, सिरिंज के, कैथेटर के, बस्ती पुट के और प्रणेत्रु मतलब देते समय क्या क्या गलती होती है, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जल्दी खत्म हुआ है लेकिन अध्याय छोटा है, तो यहाँ पे हम रुकते हैं। कुछ आपके प्रश्न और कुछ आपके अनुभव होंगे तो जरूर आप शेयर कीजिए। धन्यवाद। कुछ है अनुभव या कुछ शेयर करना है या हाँ बोलिए। How can we understand the difference in efficacy of delivery of बस्ती from पुटक method and enema can method? अभी तो बस्ती देखिए, बस्ती पुटक से दिया तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आप शास्त्रोक्त कर रहे हो, लेकिन आप आज कोई करता नहीं है। कई केरल में कोई लोग करते हैं, ज्यादा लोग कोई करते नहीं है। पर अगर आप बस्ती पुटक से करोगे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा ऐसा मुझे लगता है। मैंने खुद प्रयोग नहीं किया है, मैं एनिमा पॉट से ही करता हूँ। हो गया आपका लेक्चर? सॉरी, प्रश्न नहीं होंगे तो रुक जाते हैं। नितिन जी रुकेंगे? अगर कोई प्रश्न होगा तो आप बाद में ग्रुप में मुझे पूछ सकते हो। यस, थैंक यू वेरी मच।